नमस्कार बच्चों, भाग्य बड़ा या साहस इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9 पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 2 है। इस कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि एक बार क्या हो जाता है, भाग्य और साहस के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। भाग्य अपने आप को बड़ा बताता है तो साहस अपने आप को। अब इनकी यह जो झगड़े की बात थी वो बहुत लंबे समय तक हो रहा था। तो अब दोनों सोचते हैं कि हमारे इस बात का निर्णय कोई तीसरे व्यक्ति को हम बताएंगे। तो इसलिए वो राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं। राजा विक्रमादित्य भी जब दोनों के बहस के बारे में समझते हैं तो वह भी विचार में पड़ जाते हैं कि भाग्य बड़ा है या साहस, किसे में बड़ा बताऊं। अब देखते हैं भाग्य बड़ा या साहस बड़ा। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य दोनों को, भाग्य और साहस को, क्या उत्तर देता है, दोनों में से किसे वह सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। चलिए फिर हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। साहस और भाग्य के इस बहस को लेकर विक्रमादित्य भी बड़े द्विधा मनस्थिति में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास जो भी है वह भाग्य की वजह से ही है। राजपाट है, हाथी घोड़े, सेना सिपाही, यश कीर्ति, यह तो सब उनको भाग्य से ही मिला है और इसी कारण वह भाग्य को भी बता नहीं पा रहे थे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या साहस सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन वह विक्रमादित्य आखिरकार राजा थे, पराक्रमी थे, वीर थे, इसलिए वह अपने पराक्रमता के सहायता से वह यमराज से भी जोज पड़ने का साहस रखते थे। इसी कारण वह साहस को भी छोटा कैसे कहे और भाग्य को भी छोटा कैसे कहे। इधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था, बोलो राजा हमारा फैसला कर दो फिर हम चले। हाँ राजा, सास ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो, जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा हो उसे छोटा कह दो, बोलो जल्दी बोलो। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का फैसला तो मैं कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। कितना समय, भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। ठीक 6 महीने के बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं अपना फैसला सुना दूंगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। नहीं, उस दिन जरूर फैसला सुना दूंगा। भाग्य और साहस उठकर चले गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का मुझे सुख है, किसी भी चीज की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही सेनापति है। यहाँ रहकर न तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और न साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब देखिए, भाग्य और साहस के चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि राजमहल में मुझे हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं और इसी कारण मैं भाग्य और साहस की परीक्षा नहीं ले पाऊंगा। अगर मुझे भाग्य और साहस की परीक्षा लेना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरे राजमहल से बाहर निकलना होगा। मुझे मेरे नगर से ही बाहर निकलकर कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिसके द्वारा मुझे पता चल पाए कि साहस बड़ा है या भाग्य बड़ा। बस उधर भाग्य और साहस दरबार से निकले और इधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े, यह सोचते हुए कि देखें अब भाग्य साथ देता है या साहस। अब जैसे ही राज दरबार से भाग्य और साहस चले गए तो वैसे ही विक्रमादित्य ने भी बहुत सोच विमर्श किया और उन्होंने इस निर्णय पर वह पहुंचे
कि अगर मुझे भाग्य और साहस का निर्णय देना होगा तो उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर पड़ना होगा। तो विक्रमादित्य ने क्या किया, अपना राजकारभार राजपाट सब मंत्रियों को सौंपकर वह अकेले अपने राज्य से निकल अन्य स्थान पर चले गए और सोचने लगे, देखते हैं अब साहस मेरा साथ देता है या भाग्य। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए और दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचे। वहां वह एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गए। सेठ भी वही खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। उसके चेहरे पर तेज दमक रहा है और कमर में तलवार बंधी हुई है। लगता तो ऐसे ही जैसे कहीं का राजा हो। पराये देश का सेठ भला राजा विक्रमादित्य को कैसे पहचानता। सो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। मुझे भी कोई नौकरी दे सकते हैं? अब देखिए, राजा जिस सेठ के दुकान के सामने खड़े थे, वहाँ का जो साहूकार था, सेठ जो था, वह राजा विक्रमादित्य को देखता है और उसका व्यक्तिमत्व देखकर वह भाप लेता है कि जैसे कोई यह किसी राज्य का राजा होगा। और इसी कारण वो राजा विक्रमादित्य से पूछते हैं कि आप मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे नौकरी की जरूरत है। आप मुझे बड़े सेठ दिखाई दे रहे, तो आप मुझे किसी भी प्रकार की नौकरी दे सकते हो क्या? नौकरी? सेठ ने ताज्जुब से पूछा। भाई, तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते हो। भला तुम क्या नौकरी करोगे? कहाँ से आ रहे हो? राजा विक्रमादित्य के नगर से। राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा, पहले उसकी सेना में ही सिपाही था। वहां के काम से मन उब गया, सो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ जब विक्रमादित्य राजा से पूछता है कि आप कौन हो, तो बताते कि मैं पहले विक्रमादित्य के नगर में, राजा विक्रमादित्य के नगर में रहता था। वहाँ उनकी सेना में मैं सिपाही था, लेकिन अब मुझे वो काम नहीं करना था। मेरा मन उब गया था, इसलिए मैं घूमने के लिए उस राज्य से निकलकर बाहर आ गया हूँ और अब मुझे काम की खोज है। तो आप मुझे कोई काम दे सकते हो क्या? तो साहूकार पूछता है, क्या काम करोगे? जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूँगा। तनख्वाह कितनी लोगे? 1 लाख रुपए रोज। तो देखो, यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने एक दिन का कितना तनख्वाह बोला उनको? 1 लाख रुपए। लाख रुपए रोज? सेठ ताज्जुब से बोल उठा। राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा? यह तो बहुत है भाई, लेकिन मैं इतने से कम पर काम नहीं करूँगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, वहाँ मेरी किसी ने कदर नहीं की, इसलिए तो मैं वहाँ से छोड़कर आया हूँ। और फिर सोचो जरा, काम भी तो मैं ऐसा करता हूँ जिससे दूसरा कोई नहीं कर सके। सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है, मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रोज दूंगा। मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। तो इस प्रकार देखो, सेठ के साथ बात करने के बाद राजा विक्रमादित्य और से एक दिन की तनख्वाह वो 1 लाख रुपए मांगता है। सेठ भी थोड़ा सोच विचार करता है, विमर्श करता है और उसको 1 लाख रुपए हर रोज तनख्वाह देने की बात मंजूर करके उसे अपने यहाँ नौकरी दे देता है। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकर हो गया। काम धाम के नाम पर तो उसे कुछ करना नहीं होता था। दिन भर बस बैठा रहता और सांझ को सेठ से 1 लाख रुपए गिनवा लेता। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देता, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता। फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेता और शेष रुपयों से ठाट से अपना खर्च चलाया
करता था। तो इस प्रकार राजा विक्रमादित्य उस सेठ के यहाँ पर नौकरी करने आरंभ कर देता है। काम तो उसे कुछ नहीं रहता था, लेकिन हर रोज सेठ रात को उसको 1,00,000 रुपए दे देता था। तब वो उस 1,00,000 रुपए का वो क्या करता था कि हर रोज वो जितने भी पैसे उसे मिलते थे, 1,00,000 रुपए मिलते थे, उसका आधा हिस्सा वो गरीबों को दान कर देता था। बचे हुए आधे हिस्से में से आधे हिस्से को वो मंदिरों में जाकर देवी देवताओं पर चढ़ा देता था, और जो भी आधा बचता था उसमें फिर से आधा बाजू में रख देता था। बचत, अल्प बचत वो कर रहा था, और शेष बचे हुए पैसों से वो अपना रोज का गुजारा कर रहा था। इसी तरह दिन बीते गए। एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उसने बड़े बड़े जहाजों में खूब माल खरीदकर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। चलते समय उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। तो वैसे तो विक्रमादित्य को सेठ के पास कुछ काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक बार दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए जब सेठ निकल पड़ा तो बड़े बड़े जहाजों में उन्होंने बहुत माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से दूसरे देश की ओर जाना था। तो सेठ ने क्या किया, अपने साथ विक्रमादित्य को भी ले लिया। दुर्भाग्य की बात, जहाज बीच समुद्र में पहुंचा ही था कि एकाएक अटक गया। मल्लाहों ने बड़े हिम्मत की, बड़ा जोर लगाया, पर जहाज न अंगुल भर आगे सरका न पीछे खिसका। अब तो सेठ भी बहुत घबराया। उसने विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, भाई, मैं तुम्हें रोज 1,00,000 रुपए तनख्वाह के देता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। जरा देखो तो समुद्र के बीच में आकर यह जहाज न जाने कैसे एकाएक अटक गया है, और कोई भी इसे हिलाने तक में समर्थ नहीं है। अब तुम्हें इसे किसी तरह यहाँ से आगे खिसकाओ। हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गया। उसने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल सरक गया बल्कि दूर निकल गया। राजा जहाँ का तहाँ रह गया। अब देखिए, अब समस्या आ गई थी। समुद्र के बीचों बीच में जहाज अटक गया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह न आगे हो रहा था न पीछे। तब उस समय साहूकार या सेठ विक्रमादित्य को कहते कि अब तुम्हें यह जो काम अन्य लोग नहीं कर पाते थे वह तुम कर सकोगे। इसी बात को मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तो अब तुम जाओ और इस जहाज को हिला के दिखाओ, खिसकाओ। अब विक्रमादित्य भी सेठ का हुक्म पाकर तैयार हो जाता है, और वह धक्का इतना तेज लगा देता है कि वहाँ जो जहाज था वो केवल हिला ही नहीं बल्कि वह दूर तक निकल गया। अब राजा जो था वहीं पर खड़ा हो गया जहाँ से उसने जहाज को धक्का दिया था। सेठ जहाज लेकर चला गया। राजा ने सेठ की काफी प्रतीक्षा की, इंतजार किया राजा ने, किंतु जब सेठ वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रमादित्य अपने नगर में जा पहुंचा। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन पर बैठा ही था कि भाग्य और साहस भी आधम थी। भाग्य ने छूटते ही कहा, राजन, आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब हमारा फैसला कर दो। साहस ने भी कहा, हाँ राजन, अब तुम हमें बता ही दो कि साहस बड़ा है या भाग्य। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोनों ही बराबर है। भाग्य और साहस चौंक पड़े। अरे, यह कैसे हो सकता है राजन? राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कथा सुनाकर फैसला देते हुए कहा, भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी। मुझे सेठ ने भाग्य के कारण प्रतिदिन 1,00,000 रुपए वेतन पर नौकरी दी, किंतु जब जहाज बीच में समुद्र में अटक गया तथा मल्लाहों के धक्का देने पर भी नहीं चला, तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर साहस न हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता, और भाग्य न हो तो साहस बेकार है। आप दोनों ही समान हैं। राजा विक्रमादित्य के फैसला भाग्य ने भी मान लिया और साहस ने भी। फिर उन दोनों ने कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे अब बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो बच्चों, छोटे से छोटे कार्य को भी पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण कुशलता के साथ करना चाहिए, और विनम्रता